गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो बहुत सोचने वाला विषय है, जिस पे बहुत विचार की आवश्यकता है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, जो हमारे पूरे समाज का आधार है, और वो शब्द है शिक्षा। आपने सोचा है कि ये सारे पेरेंट्स, सारे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? अगर हम ये बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक जवाब आएगा कि सर, शिक्षा के लिए, ताकि वो शिक्षा पा सके। क्यों पा सके शिक्षा? मेरा ये क्वेश्चन है कि तमाम अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा के लिए और उसे चाहते हैं कि वो शिक्षित हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तमाम अभिभावक, तमाम समाज के लोग अपने बच्चे को शिक्षा क्यों दिलवाना चाहते हैं? क्या उद्देश्य? उनके मन में क्या भाव है? ऐसा भाव तो नहीं है जैसा जब मैं बचपन में था तो सुना करता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। ये भाव तो नहीं है। क्या तमाम अभिभावक और समाज के मन में ये भाव तो नहीं है कि मेरा बच्चा शिक्षा पाएगा तो नवाब बनेगा? नवाब मतलब राजा बनेगा, मेरा बच्चा अधिकारी बनेगा, मेरा बच्चा राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा भाव तो नहीं है। अगर ऐसा भाव है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि शिक्षा कुछ भी बनाने का आधार नहीं हो सकता है। कुछ भी बनाने की तरफ अग्रसर होने का एक औजार तो हो सकता है, एक टूल तो हो सकता है, लेकिन कुछ भी बनाने की गारंटी शिक्षा नहीं दे सकती और नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में तो शिक्षा का अर्थ ये है कि हम बच्चे को सिविलाइज्ड करना चाहते हैं, उसे अनुशासित करना चाहते हैं, उसे हम नम्र बनाना चाहते हैं, उसे जीवन के जो पहलू हैं, जो जीवन के आयाम हैं, उनसे भिज्ञ कराना चाहते हैं। उन्हें चाहते हैं कि वो जीवन के जो आयाम हैं उन्हें सीख जाए, उनके बारे में जान जाए। मेरा ऐसा मत है कि हम अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं तो हम मूल रूप से ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो जाए, अनुशासित हो जाए और कुछ भी सीखने के लिए अंकुरित हो जाए, वो कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो जाए, वो स्वीकार कर ले मन में कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। अन्यथा की स्थिति में अगर ये भाव है कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कोई भी, दुनिया की कोई भी शिक्षा किसी को नवाब नहीं बना सकती। और सच बात तो ये है कि शिक्षा, जो आज की शिक्षा है, जो आज की जिस तरह की शिक्षा है, वो किसी को कुछ भी नहीं बना सकती। हाँ, बनाने की तरफ थोड़ा सा अंक अग्रसर कर सकती है, थोड़ा सा अंकुरित कर सकती है। तो मूल धारणा अगर पूरे समाज की, पूरे लोगों की ये है कि शिक्षा से हम अपने बच्चे को कुछ बना सकते हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि शिक्षा से किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता। शिक्षा से कुछ बनने की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। शिक्षा तो ठीक उस व्यक्ति की तरह है कि एक व्यक्ति था, एक छोटी सी मैं कहानी से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था और वो पहाड़ के इस तरफ रहता था। एक पहाड़ था और वो इस तरफ रहता था। उसके मन में बहुत बार ये भावना उठी कि उस पहाड़ के तरफ, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है, ये भावना प्रतिदिन उसके मन में उठती और वो रोज रोज संकल्प करता कि मैं जरूर देख के आऊंगा एक दिन पहाड़ के उस तरफ क्या है। लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, हरियाली है, वन है, पहाड़ी है, छोटा है, नदी है, क्या है, वो उसके मन में एक भावना थी। और ये भावना
जब भी होती तो फिर वो कैलकुलेशन करता है कि अगर मैं सुबह निकलूंगा तो मेरे पास एक लालटेन है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, और अगर मैं लेट निकलूंगा तो आते टाइम रात हो जाएगी, सुबह निकलूंगा तो अंधेरे में निकलना पड़ेगा, और ये लालटेन तो 4 कदम ही दिखाती है। जब 4 ही कदम दिखाती है तो मैं पहाड़ पे कैसे चढ़ पाऊंगा और पहाड़ के उस तरफ कैसे देख पाऊंगा। सालों बीत गए इसी ऊहापोह में कि मैं पहाड़ के उस तरफ तो देखना चाहता हूं, लेकिन देखूं कैसे, लालटेन ही है मेरे पास जो 4 कदम ही दिखाती है। तो जनरली एक वृद्ध व्यक्ति से अपनी समस्या बता बैठा। उस वृद्ध व्यक्ति से बताया कि मेरे पास एक लालटेन ही है और मेरी जिज्ञासा है कि उस पहाड़ की तरफ क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, दिक्कत क्या है? तो उसने कहा, दिक्कत यह है कि ये लालटेन केवल 4 कदम ही दिखाती है, पहाड़ तो मीलों दूर है, मीलों चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे, शायद मीलों पर उतरना भी पड़े पहाड़ से। तो उसने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि आप कितनी दूर तक का देख सकते हैं, आपको चलने के लिए कितने कदम की आवश्यकता है? तो उसने कहा, चलने के लिए तो अगले कदम की आवश्यकता होती है कि अगला कदम मेरा कहाँ पड़े, केवल ये सुरक्षित होना चाहिए कि अगला कदम मेरा ठीक पड़ रहा है, जगह ठीक है नहीं है, समतल है नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा 4 कदम की जरूरत होती है, 4 कदम देखने के बाद हम चल सकते हैं, फिर अगले 4 कदम हम चल सकते हैं। तो बोले बस फिर क्या दिक्कत है, आपके लालटेन 4 कदम दिखा तो रही है, तो आप पहाड़ के उस तरफ जा सकते हो और देख सकते हो। और उस व्यक्ति का भ्रम दूर हो गया और उसने अपनी यात्रा शुरू की और 4 कदम चल चल के वो पहाड़ पे पहुंच गया और वो देखने में समर्थ हुआ कि उस तरफ क्या है। शिक्षा भी बिल्कुल ऐसी ही है। शिक्षा भी बिल्कुल ऐसी ही है कि शिक्षा में कोई भी शिक्षक आपको 4 कदम दिखाता है, वो 4 कदम आपको चलना होगा, 4 कदम आपको देखना होगा, और 4 कदम के बाद अगले 4 कदम आप निर्धारित करने पड़ेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। तो शिक्षा का अर्थ केवल और केवल ये है कि आपको 4 कदम दिखा दे। शिक्षा का अर्थ आपको नवाब बनाना नहीं है। शिक्षा का अर्थ आपको कुछ भी बनाना नहीं है, कुछ भी बनाने की तरफ अग्रसर करना है, आपको रास्ता दिखाना है। ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें साफ होना चाहिए कि शिक्षा जो है किसी भी रास्ते की तरफ अग्रसर, किसी भी मंजिल की तरफ अग्रसर करने का एक रास्ता है, एक विधि है, एक प्रयोग है, कुछ बनाने का नहीं है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में क्लियर हो जाए तो यकीन मानिए कि हम बच्चों के साथ भी और शिक्षक के साथ, दोनों के साथ न्याय कर पाएंगे। शिक्षक के साथ भी न्याय कर पाएंगे। शिक्षक को ठेका नहीं दिया जा सकता है कि इस बच्चे को आप ले जाओ और इस बच्चे को ये बना दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण है कि उसने निर्णय किया पहले दिन ही कि मुझे ये बनाना है, लेकिन उस पर भी हम बातचीत करेंगे। उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि कौन गुरु किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय ले सकता है, वो तो संभव है, लेकिन कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के बारे में ये निर्णय ले ले कि मैं इन सारे लोगों को राजा बना दूंगा या इंजीनियर बना दूंगा या अधिकारी बना दूंगा या राष्ट्रपति बना दूंगा, कुछ भी ये संभव नहीं या संभव। तो ये बात हमारे मस्तिष्क में क्लियर होनी चाहिए। अभिभावक कहीं ना कहीं इस भ्रम में रहते हैं कि हमने स्कूल में अपना बच्चा भेज दिया, हमने फला स्कूल में भेज दिया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, हमने डॉक्टर में भेज दिया और वो डॉक्टर बन जाएगा और वो इंजीनियर बन जाएगा। यकीन मानिए डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति बनेगा, डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, वो लोग आदमी इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा नहीं बनेगा, ये जरूरी नहीं है। डिग्री तो मिल सकती है, लेकिन वो बनेगा वो व्यक्ति नहीं बनेगा, ये मुश्किल काम। तो शिक्षा के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपसे ये क्लियर करना चाहता था कि शिक्षा के बारे में जो लोगों को भ्रम है, शिक्षक के बारे में जो लोगों को भ्रम है, वो हमें दूर होना चाहिए। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष धातु का अर्थ है कि जानना,
और जनाना या पढ़ना और पढ़ाना। यानी कि शिक्षा का अर्थ ये है कि हम किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी शिक्षार्थी को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? वो सिखाना चाहते हैं जो पिछली पीढ़ियों में हमने कुछ सीखा है, हमारे जो अनुभव हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी में, पिछले जमाने में जो अतीत चला गया उसमें कुछ ऐसा घटा और उनके रिजल्ट्स ऐसे निकले, उनके परिणाम कुछ ऐसे निकले। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या कोई और विज्ञान, कोई भी विज्ञान हो, उसमें क्या हुआ उसे शिक्षक बताना चाहता है। यानी कि कुछ पढ़ाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ जानकारी देना चाहता है। लेकिन अगर इंग्लिश का शब्द एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का अर्थ है कि अंदर जो है बच्चे की उसे बाहर निकालना। तो जैसे व्यक्तित्व शब्द में हमने ये कहा था कि व्यक्तित्व शब्द की जो व्याख्या इंग्लिश में पर्सनालिटी शब्द से की गई है वो संभव नहीं है। व्यक्तित्व बहुत गहरा शब्द है और पर्सनालिटी उसे पूरा नहीं कर रही है। आज हम कुछ उल्टा कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन शब्द के अर्थ से जो कुछ निकलता है वो निश्चित रूप से शिक्षा से जो निकलता है उससे थोड़ा सा भिन्न है और गहरा है। इसलिए एजुकेशन शब्द ज्यादा सटीक है शिक्षा की अपेक्षा। शिक्षा में आप क्या करते हैं? शिक्षा में आप गुब्बारे की तरह बच्चे में अजानकारी भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। उसे बाध्य करते हैं इस बात के लिए कि वो उसे रटे और जब एग्जाम हो तो जो उसने रटा है वो लिख दे, बता दे। उसी पे उसकी मार्किंग हो जाती है, उसी पे वो पास हो जाता है, अगली क्लास में चला जाता है, एक डिग्री मिल जाती है। तुम हाई स्कूल पास हो, तुम इंटर पास हो, तुम बीए पास हो, तुम बीएससी पास हो, तुम एमएससी पास हो। लेकिन एजुकेशन का अर्थ ये नहीं है। एजुकेशन का अर्थ ये है कि उस बच्चे के अंदर जो है उसे हमें डेवलप करना है, उसे बाहर निकलने देना है। अपना उसका गुब्बारा नहीं फुलाना है अपनी जानकारियों से, बल्कि उसके अंदर जो कुछ बेहतर है उसे बाहर निकाल के लाना है, उसे डेवलप करना है। ये एजुकेशन का अर्थ है। इसलिए एजुकेशन कहीं शिक्षा के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरी बात कह रही है। वो कह रही है कि बच्चे के अंदर जो विशेष है उसे जानना है, उसे डेवलप करना है। शायद असली शिक्षा का अर्थ तो यही है। जैसा हम पिछले सेशन में भी एक आध बार हमने ये बात कही है कि मनुष्य कुछ ना कुछ पैदा होता है जब, तो कुछ ना कुछ लेके पैदा होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष। हमने महर्षि चरक की एक कहानी से ये साबित करने की कोशिश की थी कि कुछ भी इस पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ उपयोग ना हो। सब उपयोगी, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ विशेष गुण लिए हुए है। चाहे वो वनस्पति हो, कोई जीव हो, मनुष्य हो, शिक्षक हो, कोई भी ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनुपयोगी हो। सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। हम नहीं जानते वो बात अलग है। और फिर सारे जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य और मनुष्यों में श्रेष्ठ हम शिक्षक हैं, हमारे पास कुछ विशेष ना हो ये तो संभव नहीं। इसी तरह बच्चे, हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेष। अब जब सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं तो शिक्षक एक ही तरह से सभी पढ़ाता है, एक ही तरह से उन्हें रटाता है, एक ही तरह से एग्जाम लेता है और उसी एग्जाम के आधार पे उसका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अगर एक ही तरह की शिक्षा दे रहे हैं और डिफरेंट बच्चों को दे रहे हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बच्चों को दे रहे हैं, डिफरेंट एसेंस के बच्चों को दे रहे हैं, डिफरेंट मानवीय मूल्यों के बच्चों को दे रहे हैं, एक सी शिक्षा दे रहे हैं, एक सा ही एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसे न्याय हो सकता है बच्चों के साथ? किसी तरह से भी इसे न्याय नहीं कहा जा सकता।
न्याय तो तब होगा कि जब बच्चे में जो विशेष है उसे पहचाना जाए, उसे डेवलप किया जाए और उसका एग्जाम लिया जाए। और ये नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है तो जो अगली पीढ़ी है, उन पीढ़ियों में जो परिपूर्णता आनी चाहिए, जो परफेक्शन आना चाहिए, जो उसका उपयोग होना चाहिए समाज के लिए, अगर व्यक्ति की परिपूर्णता होती है तो निश्चित रूप से वो समाज के काम आता है, और समाज के काम आता है तो देश के काम आता है, और देश के काम आता है तो देश उन्नत होता है। तो व्यक्ति की परिपूर्णता ही नहीं हो रही है तो फिर वो समाज के कैसे काम आएगा, अपने परिवार के कैसे काम आएगा, और फिर देश के कैसे काम आएगा। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। और आज का हमारा विषय है कि जो शिक्षा है वो विषय उन्मुख नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जीवन उन्मुख होनी चाहिए। कैसे संभव है, उस पर थोड़ी सी हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विषय, जैसे मैथमेटिक्स का ही अगर हम लें, कि मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, इंटर में। उसका कोई आज तक कोई उपयोग हुआ है आपकी लाइफ में? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर ने कब से कब तक शासन किया हिंदुस्तान पे। बहुत सारे जो सन हैं कि इस सन से इस सन तक शासन किया, ये व्यक्ति इस सन में मरा, इस व्यक्ति इस सन में जिंदा हुआ। बहुत सारे, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनका कोई उपयोग आज तक आपके जीवन में हुआ है। मैथमेटिक्स का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो आपको रटाया गया, पढ़ाया गया, आपने डंडे खाए, आपने खूब मेहनत की, उसे पास भी कर लिया, क्या उसे आज तक आपके जीवन में उसका कोई उपयोग हुआ है? बहुत सारे दूसरे विषय भी, बहुत सारे दूसरे विषय भी, उन दूसरे विषयों में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो आपको पढ़ाया गया, आपको रटाया गया, उसमें आपने उसे पास किया, सब कुछ किया, और पूरे जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन हम पास तो हो गए थे। आप कह सकते हैं कि हम पास तो हो गए थे। हम पास हो गए, हमने इतने परसेंट मार्क्स लिए, हमने तो 70% से ज्यादा मार्क्स लिए। आजकल तो आपको आश्चर्य होगा, हमें तो, मुझे जैसे व्यक्ति को तो बहुत आश्चर्य होता है, जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की कि किसी तरह एक बार भी 60% मार्क्स आ जाएं, लेकिन कभी 60% मार्क्स नहीं आके दे। एक बार पूरी कोशिश के बाद कहा कि इस बार तो 60% मार्क्स आ जाएंगे, उसमें भी 59.2% रह गए। सारे जीवन सेकंड डिवीजन ही मिलती रही, कभी फर्स्ट क्लास के दर्शन ही नहीं हुए। लेकिन जब मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं कि उनके 97% और 98%, तो मेरी समझ से परे का मसला है। या तो शिक्षक इतना लीनियंट हो गया, शिक्षक इतना भला हो गया कि वो पूरे हृदय से नंबर देता है, या बच्चे इतने होशियार हो गए कि वो 97 और 90% मार्क्स ले आते हैं। मेरी समझ से परे मसला है। या हमारे समय के शिक्षक इतने कठोर थे कि वो नंबर देना ही नहीं चाहते थे। 33% मार्क्स भी आ जाए किसी व्यक्ति के तो वो खुश होता था कि यार पास तो हो गया कम से कम। फर्स्ट क्लास की बात तो बहुत सपने की बात थी। लेकिन ये जो 97 और 90% मार्क्स लिए जा रहे हैं, इन बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं आप कि ये बहुत भले व्यक्ति बनेंगे, ये बहुत योग्य व्यक्ति बनेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि मूल रूप से जो उस बच्चे के अंदर है उसे डेवलप नहीं किया गया, और जो बच्चे के अंदर सामाजिक रूप से डेवलप किया जाना था वो डेवलप नहीं किया गया। तो बच्चे के अंदर जो था उसे डेवलप नहीं किया गया, और समाज की तरफ से जो डेवलप किया जाना था वो डेवलप नहीं किया गया। जो डेवलप किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर एक आदमी इंजीनियर बन भी गया
और इंजीनियर बनने के बाद उस सारे जीवन एक मैकेनिकल लाइफ जी के कि जो उसे काम मिला वो काम करके अपने घर चला आया और महीने में उसने अपनी सैलरी ले ली और अपने बच्चे पाल लिए, तो वो परिवार के, समाज के और देश के किसी काम का नहीं। वो अपने काम का हो सकता है, अपने काम का भी नहीं है। सच बताएं तो वो इंजीनियर बनना चाहता नहीं, बनना चाहता था ये कभी उससे पूछा नहीं गया। जबरदस्ती उसे कह दिया गया कि तुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरी रेपुटेशन इंजीनियर बनने में, लोग ये कहें कि फला व्यक्ति का बेटा इंजीनियर है, वो इंग्लैंड में है, वो अमेरिका में है, वो इस अच्छे संस्थान में, इसलिए हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उस बच्चे से कभी ये नहीं पूछा गया कि तू इंजीनियर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। और जितने भी 97 और 90% वाले बच्चे हैं, शायद ये उसी दबाव का एक परिणाम है कि उसके माँ बाप, उसके अभिभावक, उसका शिक्षक ये चाहता है कि ये बच्चा 90% मार्क्स लेकर आए, 97% मार्क्स लेकर, और वो पूरी जान लगा देता है, पूरा हिसाब जो उसके बस की है वो सब करता है, वो 90% और 97% मार्क्स ले आता है। वो क्या बनना चाहता था उससे एक बार नहीं पूछा जाता। और जब अपने जीवन की यात्रा में उतरता है तब महसूस करता है कि ये तो मेरे जो जीवन मूल्य थे, जो मेरे मूल्य थे, जो मेरे एथिक्स थे, जो मेरी सोच थी, जो मेरे मैसेज था, जो कुछ था उसके से मेल नहीं खा रहा है। मेल नहीं खा रहा है तो अपने पेशे से प्यार नहीं करता, पेशे से प्यार नहीं करता है तो फिर समाज से वो न्याय नहीं कर पाता। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अध्ययन हो, जो भी शिक्षा दी जाए, वो जीवन उन्मुख होनी चाहिए। और जीवन उन्मुख का अर्थ ये है कि वो आज तक जो विषय उन्मुख हमें परीक्षाएं ली जा रही हैं, हमें शिक्षा दी जा रही है और हमें नवाजा जा रहा है 97% से और 98% से, हमें माला पहनाई जा रही है कि आपने इतने % मार्क्स लेके आए, आप क्लास में फर्स्ट आ गए, आप जिले में फर्स्ट आ गए, आज प्रदेश में फर्स्ट आ गए। यकीन मानिए कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है और उपयोगी नहीं है। ना महत्वपूर्ण है ना उपयोगी। उपयोगी ये है कि किसी भी बच्चे के अंदर वास्तव में क्या विशेष है, उसके उस जीवन से जोड़ के हमारी शिक्षा होनी चाहिए। मैं एक बहुत मजे की बात आपसे करना चाहता हूं। इस समाज में जो भी उसका पिता करता है, सपोज उसका पिता बढ़ी है तो बच्चा बढ़ी नहीं बनना चाहता, वो मजदूर तो बनना चाहता है, वो चपरासी तो बनना चाहता है, लेकिन बढ़ी नहीं बनना चाहता। एक लोहार का बच्चा है, वो लोहार नहीं बनना चाहता, वो थोड़ी सी क्वालिफिकेशन करके, हाई स्कूल पास करके कहीं चपरासी लगना चाहता है। चपरासी में आनंदित है या नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि मुझे लोहार नहीं बनना है, मुझे बढ़ी नहीं बनना है। और जो हमारा देश खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, उसका हर किसान का बच्चा ये चाहता है कि वो शहर में जाके चाहे झाड़ू तो लगा ले, लेकिन किसान नहीं बनूंगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो शिक्षा को डिफाइन किया गया वो गलत ढंग से डिफाइन किया गया। शिक्षा को अगर हमारे जीवन मूल्यों से और हमारे जीवन से जोड़ दिया जाता तो निश्चित रूप से वो भावना पैदा नहीं होती किसी भी बच्चे में कि मेरा पिता जो कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, किसी कीमत पर नहीं करना है। एक बढ़ी को उस भावना से देखा गया कि वो बढ़ी का काम हीन भावना का, एक लोहार का काम हीन भावना का, एक किसान का काम हीन भावना का है, एक दुकानदार जो दुकान करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसी के आधार पर अपने बच्चे को उसने शिक्षा दी है, उनका भरण पोषण किया है, उसके प्रति भी उसके मन में वही भाव है कि मैं दुकानदार नहीं बनूंगा, मैं कहीं भी कुछ भी कर लूंगा, चपरासी बन जाऊंगा, लेकिन दुकानदार नहीं बनूंगा, मैं सामान नहीं बेचूंगा। ये इसलिए कि हमारी शिक्षा को विषय उन्मुख बनाया गया, जीवन उन्मुख नहीं बनाया गया। अभी एक एनसीआर में कुछ प्रकृति के नाम से कुछ स्कूल खुले, अभी सब ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं एक दिन देख रहा था कि बच्चों को जो है वो बीज अंकुरण के बारे में सिखाया जा रहा था।
उन्हें बताया जा रहा था कि आप जो है डिफरेंट तरह के अनाज है, जैसे गेहूं है, चना है, मेथी है, वो दाल अरहर की उसकी दाल है, मूंग की दाल है, साबुत मूंग, साबुत मसूर, ये सब जो है आप एक साथ पानी में भिगोइए, उन्हें 2 दिन तक पानी में भिगो के रखिए, तीसरे दिन उन्हें पानी से निकाल के रखिए, फिर देखिए कि कैसे अंकुरन होता है और जल्दी क्यों अंकुरन होता है, लेट क्यों अंकुरन होता है, चने का वृक्ष जो पेड़ पौधा है, चने का जो पौधा है वो कैसा होता है और दूसरी दालों के पौधे कैसे होते हैं, ये सब जो है सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, शिक्षा का ये स्वरूप होना चाहिए था, शिक्षा का ये स्वरूप होना चाहिए था जिसमें बच्चे को उसे उन सारी चीजों से जीवन जो अनुभव कराता है, उन जीवन के अनुभवों से अगर अनुभव कराया जा रहा है बच्चे को, तो निश्चित रूप से जो है बच्चा सीखेगा कि किसान क्या करता है, किसान गेहूं चना क्यों बोता है, गेहूं क्यों बोता है, कितने दिन में अंकुरित होता है, किस समय में अंकुरन होता है उसका, उसकी फसल का टाइम क्या है, ये तमाम चीजों से अवगत नहीं कराया जाता। यकीन मानिए, अगर किसी बढ़ी के बच्चे को अपने बाप का कार्य नहीं आता है तो निश्चित रूप से उसे अपना जीवन यापन करने में दिक्कत हो सकती है। अगर वो मूल रूप से उस कार्य को जानता है, उसके बारे में जानता है, तो कभी भी क्राइसिस में, अभी आप कोरोना का टाइम ले सकते हो, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोग आज बेरोजगार हैं भारतवर्ष में, विश्व में भी करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। भारतवर्ष में जहां जवानों की संख्या सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जवान भारतवर्ष में है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि बेरोजगारों की संख्या भी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार भारतवर्ष में। अगर वो जीवन मूल्यों से और उसके जीवन से संबंधित उसकी शिक्षा होती, उसे धरातल पे अगर शिक्षा होती, तो आज कोई परेशानी नहीं थी, वो अपने बाप का कार्य कर सकता था, बढ़ी का, अपने लोहार का काम कर सकता था, अपने फादर को खेती में सहयोग कर सकता था, अपना जीवन यापन तो कर सकता था, निश्चित रूप से अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन हमारी शिक्षा का वो अंग नहीं बना, हमारी शिक्षा का वो या अंग बनना चाहिए। हमारी शिक्षा में वो विषय परख नहीं, हमारी शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, किसी का परिचय दिया जाता है कि ये मैथमेटिक्स में एमएससी है, ये फिजिक्स में एमएससी है, केमिस्ट्री में एमएससी है, क्या कर रहा है, बैंक में क्लरिकल डिपार्टमेंट, क्यों एमएससी की थी, एमएससी करने की क्या आवश्यकता थी, क्लर्क तो इंटर के बाद भी बन सकता था, 12th के बाद एग्जाम देके या ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देके आप क्लर्क बन सकते थे। जो उसने एमएससी में, पूरी एमएससी में जो कुछ किया वो सब व्यर्थ गया ना। उसके जीवन में उसका अगर तनिक भी कहीं उपयोग है तो निश्चित रूप से सार्थकता है शिक्षा की। अगर उसके जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है तो शिक्षक की सार्थकता कहाँ है फिर? उसे वो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, जो एजुकेशन वास्तव में उसे मिलनी चाहिए थी। अभी शिक्षा नीति में एक परिवर्तन हुआ कि इंटर के बाद अगर कोई बीएड करना चाहेगा तो 4 साल का बीएड होगा उसके लिए। ठीक, अगर वो चुनना चाहता है कि मुझे शिक्षक बनना है तो निश्चित रूप से उसे 4 साल का बीएड होना ही चाहिए। अगर ग्रेजुएट के बाद है तो उसे 2 साल का बीएड होना चाहिए। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट वो सपोज शिक्षक बनना चाहते हो तो उसे 1 साल का बीएड है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी हो गई, उसने निश्चित रूप से एजुकेशन में उतने साल व्यतीत किए हैं। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा था कि शिक्षा नीति में इस बार की जो शिक्षा नीति आई, जो इसमें परिवर्तन था, उस परिवर्तन से ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो शिक्षा विषय उन्मुख नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन उन्मुख होनी चाहिए। हमें जो आवश्यकता है, जो हम पेशा चुने, हम जो कुछ चुने वो सब कुछ वो हमारे जीवन मूल्यों से, हमारे जीवन से रिलेट करना चाहिए।
और ये तभी संभव है जब बच्चे के अंदर ये पहचाना जाए कि बच्चा बनना क्या चाहता है, और बच्चा क्या बनना चाहता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या विशेष है, उसे पहचाना जाए। और शायद युगों युगों से, जब से शायद पिछले हजारों वर्षों से जिस तरह की शिक्षा प्रणाली हमारी धीरे धीरे बदलती गई, विषय उन्मुख होती चली गई, वो जीवन उन्मुख ना होके विषय उन्मुख होती चली गई, तब से ही संसार में एक पतन शुरू हुआ। पतन शुरू हुआ कि हमें अपने पेशे से प्यार नहीं है, हमारे फादर जो करते हैं हमें उसके पेशे से प्यार नहीं है, हम जो काम करते हैं हमें अपने पेशे से प्यार नहीं है। और अगर हमें अपने पेशे से प्यार नहीं है तो निश्चित रूप से ना हम अपने साथ न्याय कर पाते हैं, ना पेशे के साथ न्याय कर पाते हैं, ना अपने परिवार, समाज और देश के साथ न्याय कर पाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये कहानी इस बात पर निर्धारित है, वो आधारित है कि हमें शिक्षक की भूमिका करीब करीब कैसी रही है शिक्षा। एक व्यक्ति था, एक दिन बड़ा निराश था, कुछ परेशानी थी दिमाग, कुछ उहापों थी, कुछ घर की परेशानी हो सकती। कई बार जब आदमी परेशान होता है तो कहीं ऐसी जगह ढूंढता है जहां शांति मिल जाए। शांति मिलने के लिए कोई नहर का, किसी नदी का किनारा हो सकता है, कोई समुद्र का किनारा हो सकता है। उसके पास एक समुद्र था तो उसी के किनारे जाके बैठ गया, और जब बैठ गया तो वहां कुछ ढेले पड़े थे, कुछ मिट्टी के गोले पड़े थे। जैसा एक आदत होती है मनुष्य की कि जब वो कभी किसी पानी के, नदी के किनारे बैठा हो, किसी नहर के किनारे बैठा हो, किसी नदी के किनारे बैठा हो, समुद्र के किनारे बैठा हो, तो उठा के कुछ ना कुछ उसमें फेंकने लगता। उसने भी वो गोले उठाए और समुद्र में फेंकने शुरू कर दिए। बहुत सारे जो गोले थे उसने समुद्र में फेंक दिए। जब एक गोला वो फेंक रहा था तो उसके हाथ से छूट गया, और छूट गया तो जमीन पे गिरा और टूट गया, टूट गया तो उसके अंदर कुछ चमकीला सा पदार्थ से दिखाई दिया। उसने जाके पास में देखा तो देखा कि उस चमकीला सा पदार्थ कुछ नहीं था, उसमें तो हीरा था, उसमें तो डायमंड था। किसी व्यक्ति ने शायद छिपाने के लिए उसे मिट्टी के गोलों में जो है वो बंद करके और वहां रख दिया होगा। उसने उसे साफ किया, रुमाल से देखा, देखा अरे ये तो बिल्कुल हीरा है। तो जो दो चार गोले उसके पास पड़े थे उसने उन सारे गोलों को तोड़ा, और तोड़ने के बाद देखा कि इसमें तो सब में हीरा है। प्रसन्नता की था नहीं रही, उसे लगा आज तो मैं करोड़पति बन गया। ईश्वर ने शायद जो मुझे परेशानी दी थी वो इसलिए दी थी कि मैं यहाँ आ जाऊं और मैं, मेरे साथ ये घटना घटी। उनने उस सारे दो चार जो भी हीरे थे उन्हें अपनी जेब में रखा और बहुत खुशी के साथ घर की तरफ चल पड़ा। और जब घर की तरफ चल पड़ा तो 4 कदम भी नहीं चला था कि एक निराशा उसके मन में आ गई। जानते हो क्या निराशा थी? निराशा ये थी कि जितने भी गोले मैंने समुद्र में फेंक दिए उन सब में भी हीरा था। क्योंकि जो बचे गोले थे उस सारे गोले उसने तोड़ के देखे, प्रत्येक में हीरा था। तो निश्चित रूप से जो गोले मैंने समुद्र में फेंक दिए उनमें भी हीरे थे, और काश अगर वो हीरे मुझे मिल जाते तो आज तो मैं करोड़पति हो जाता। ये निराशा थी उसके मन में। शिक्षकों, आपको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस मंच से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने भी हजारों हजारों बच्चों को समाज में फेंक दिया। उनके बीच में जो हीरा था उसे भी न जाने। कौन बच्चा क्या बनना चाहता था, उसकी शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए थी, उसे किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसमें क्या डेवलप किया जाना चाहिए था, वो तमाम हीरे थे उन गोलों में। वो गोले जो विद्यार्थी रूपी गोले थे, हमने उन्हें एक से ही गोले समझ के, एक से ही उनके साथ व्यवहार करके वो सब समुद्र रूपी समाज में फेंक दिए। काश हम उन हर गोले को तोड़ के देखते कि उसके अंदर हीरा क्या है।
और उस हीरे को तलाश के अगर हम समाज में भेजते तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता था। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि जो बच्चा जो बनना चाहता है वो इसे बनाया जाए। जो बच्चे में जो बनने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसे ही बनाने का प्रयास किया जाए, उसे ही वो उस तरह से डील किया जाए, उसका एग्जाम भी उसी तरह से लिया जाए। अगर उसमें वो 97% मार्क्स लाता है तो निश्चित रूप से समाज को और देश के लिए वो बेहतर से बेहतर कुछ कर पाएगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसलिए अंत में बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए और शिक्षा जो है वो जीवन परक होनी चाहिए, जीवन उन्मुख होनी चाहिए, विषय उन्मुख नहीं होनी चाहिए। विषयों का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। विषयों का अर्थ तभी है जब हमें जीवन उन्मुख शिक्षा के तहत हमें किन विषयों को बच्चे को पढ़ाना है वो महत्वपूर्ण हो। पहले जीवन महत्वपूर्ण है, उसके बाद विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि पहले विषय और फिर जीवन महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हृदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के भी मन में कुछ भी जिज्ञासा है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, मैं उसे हृदय से आमंत्रित करना चाहता हूँ और वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मेरा जो ज्ञान है, जो अध्ययन है, जो अनुभव, उसके आधार पर उसे बताने का प्रयास करूँगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनी, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। हेलो सर, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश। हाँ सूर्य प्रकाश जी। आज मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक कमेंट है। वो कमेंट ये है कि सबसे पहली बात कि आपके एग्जाम्पल्स बहुत मजेदार होते हैं। चाहे आपने वो एग्जाम्पल दिया हो जो लालटेन वाला जो एग्जाम्पल, या फिर जो बाद में जो मिट्टी के गोले वाला जो एग्जाम्पल हो, ये सारे एग्जाम्पल या जो भी एग्जाम्पल्स आप देते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत मजेदार होते हैं। और मैं बैक मेमोरी में जाता हूँ तो कुछ याद ना रहे आपके एग्जाम्पल्स जरूर याद रहते हैं। तो एग्जाम्पल्स के ऊपर मेरा ये कमेंट है कि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं आपके, और मैं कोशिश करूंगा कि इन एग्जाम्पल्स को या बाकी जो एग्जाम्पल्स भी मैं देखता हूँ उनको मैं अपने पास एकत्रित करूं, संग्रहित रखूं, और ये एग्जाम्पल्स मैं अपने बच्चों को दूं। क्योंकि एक बात मैं समझ पा रहा हूँ कि जो चीजें हम डायरेक्ट वर्बल टॉक से नहीं कर समझ पाते हैं, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा जा सकता है आसानी से। तो इसलिए ये बहुत दूसरी बात जो आपने बोली कि अंक महत्वपूर्ण नहीं है। 60% के लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि हाँ 60% हमें मिले, लेकिन ये इसमें मेरा एक कमेंट है कि 60% महत्वपूर्ण नहीं है या 90% महत्वपूर्ण नहीं है। ये बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है हमारे लिए कि हम सक्सेस कितना करते हैं। वो 60% हमें कितना सक्सेस दिलाता है और वो 90% कितना सक्सेस दिलाता है। इसका एक उदाहरण मेरे जीवन में भी है, मतलब मेरे अगल आस पास में भी है। अगर हम सर्च करें या कोई भी व्यक्ति सर्च करे तो उनके आसपास भी कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। मेरे साथ जो उदाहरण है वो ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो हमारी क्लास में एक लड़का, दो हमारा क्लासमेट था जो सबसे कम नंबर लाता था। वही थ्री इडियट वाली बात कि वो नीचे से टॉप करता था। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ तो चाहे वो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से कि कितना पैसा कौन कमा रहा है या फिर सक्सेस के दृष्टिकोण से, तो आज वो सबसे ऊपर है। इवन जब जॉब की बात थी तो बाकी सब लोगों को जॉब जब भी मिले, लेकिन मुझे याद है कि जिस दिन उसका लास्ट एग्जाम था उस दिन ही उसे जॉब मिली। मैं तो यही देख रहा हूँ उदाहरण में कि जिसके परसेंटेज या जिस जो पढ़ने में बिल्कुल कम था, वो रात में सोता था लेट से, सुबह हम लोग हॉस्टल जाकर उससे उठाते थे
और आज वो लड़का जो है वो सबसे ऊपर है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात जो तीसरी बात जो आपने कही कि हमें विषय उन्मुख शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आज का जो माहौल है कॉम्पिटिटिव, जिसके बारे में आपने पहले भी कहा है कि आज हम लोग कॉम्पिटिटिव, हर तरफ कंपटीशन, हर तरफ रेस में हम भाग रहे हैं, और वो होना नहीं चाहिए। रेस हमारे खुद से होनी चाहिए, लेकिन हम हर तरफ कंपटीशन में भाग रहे हैं। तो कंपटीशन में हम यही देखते हैं कि हमें मैथ पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमें कितना काम देगा। हम अगर ये देखें कि कौन सी चीजें हमें काम देगी, अगर हम उन चीजों को पढ़ें तो शायद हम ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं। और वो सिर्फ इस पार्टिकुलर डिसिप्लिन के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि वो हो सकता है कि वो दूसरे डिसिप्लिन में भी चीजें हैं। अगर मैं गणित का विद्यार्थी हूँ तो क्या मैं हिंदी या साहित्य या लिटरेचर में नहीं पढ़ सकता हूँ? पढ़ना चाहिए। जो चीजें हमें पसंद है हमें वो चीजें करनी चाहिए। हो सकता है कोई बात या कोई चीज हमें ऐसी मिले उसमें जो हमें उसमें ज्यादा मेरे लिए उपयोगी हो, तो शायद मैं उसमें कर सकता हूँ। इसीलिए हमें पार्टिकुलर डिसिप्लिन का अप्रोच छोड़कर इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में जाना चाहिए, ताकि हमारे लिए ये हो कि हमारा सक्सेस रेट ज्यादा हो। उससे ज्यादा रेट होगा क्योंकि हमें डिफरेंट डिसिप्लिन का अनुभव होगा। और लास्ट बात मैं बोल के ये चीज समाप्त करना चाहता हूँ कि कंपटीशन के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी की डिमांड है वो कंपटीशन के हिसाब से नहीं है। सोसाइटी की डिमांड है कि हमें सब कुछ मिलजुल कर काम करना चाहिए, जो इसको एक और पार्टिकुलर टर्म है उसका कोलैबोरेटिव या इस टाइप का। जैसे हमें जब हम कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो हमें कहीं भी ये कंपटीशन नहीं कि हाँ मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्कूल चला लूंगा। नहीं, जब तक हम सारे टीचर जितने काम कर रहे हैं या किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, जब तक हम सारे लोग एक साथ कोलैबोरेशन के साथ पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हमारा एक पार्टिकुलर हम बहुत अच्छा कर लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं। इन्हीं कमेंट्स के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं कहां तक सही हूं, इस बारे में आप अपनी राय दें। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। मैं जो 60% की बात कह रहा था वो अपने युग की बात कह रहा था। मैंने 70 में हाई स्कूल किया था और 72 में इंटर किया था और ग्रेजुएशन 74 में किया था। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि मेरी जो पीढ़ी थी उसमें 60% मार्क्स लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए, एक बात है तो जोक ही, लेकिन वो वास्तविकता भी है, उसे बताना चाहता हूँ कि किसी ने किसी से पूछा कि जो लोग साइंस साइड में पढ़ते हैं और बहुत होशियार होते हैं वो क्या बनते हैं? तो उसने कहा कि वो इंजीनियर बनते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं। उन्होंने कहा अगर बाय द वे बायोलॉजी है तो क्या बनते हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर बनते हैं, नर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने कहा जो लोग आर्ट साइड लेते हैं वो क्या बनते हैं? तो उसने कहा वो IAS PCS बनते हैं। कॉमर्स लेते हैं तो क्या बनते हैं? कि वो CA बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं। और जो कुछ भी नहीं पढ़ता सब पढ़ता है, जो पीछे का उदाहरण दे रहे हैं आप, जो सबसे पिछली लाइन में बैठता है वो क्या बनता है? तो उसने कहा वो नेता बनता है जिसके अंडर में ये सब काम करते हैं। तो महत्वपूर्ण जीवन में दृष्टिकोण है, मार्क्स नहीं है। जो बड़े इंटरव्यू होते हैं, CEO के जो इंटरव्यू होते हैं, उनमें वो दृष्टिकोण ही देखते हैं, वो मार्क्स नहीं देखते। कभी भी नहीं देखते कि उनकी परसेंटेज क्या है। वो केवल देखते हैं कि MBA किया है, कहाँ से किया है, कितने % मार्क्स हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसका दृष्टिकोण क्या है। इसी तरह जो IAS PCS के एग्जाम हैं, उनमें अगर उनके पेपर्स आप देखें तो उनमें दृष्टिकोण टेस्ट होता है। और दृष्टिकोण अगर जीवन परक है, वो जीवन उन्मुख है, तो निश्चित रूप से वो बड़े से बड़े कंपटीशन को वो बच्चे पार कर लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कभी सोचा है आपने कि गवर्नमेंट ने 33% पे पास होने की सुविधा दी है, तो क्यों दी है? जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अगर कोई 33% भी ले आता है तो पास किया जाए।
उसे 50% क्यों नहीं रखा गया? यानी कि 1/3 भी नॉलेज अगर है किसी को तो उसे पास दिया जाए, उसे डिग्री दी जाए, ताकि वो अगला अपना दृष्टिकोण डेवलप कर सके, उसे अवरुद्ध ना किया जाए उसका जीवन। लेकिन हम जो कंपटीशन हमने पैदा कर दिया है मार्क्स का, कि मैंने देखा है कि 78% वाला एक बच्चा है, एक 98% वाला बच्चा है, एक 97% वाला बच्चा है। 97% वाला बच्चा रो रहा है। उसे पूछा कि क्यों रो रहा है? ये मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे जीवन की घटना है। कि मैं एक बार एक घर गया तो वहाँ एक बच्ची रो रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो तुम, क्या दिक्कत है? तो उसके बाप ने बताया कि इसके 97% मार्क्स रह गए, जबकि जो इसकी सहेली है उसके 98% मार्क्स। क्या जीवन में वो 98 और 97 उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे, वो दृष्टिकोण पहुंचाएगा। तो जस्ट मैं ये कहना चाहता था कि हमारी एजुकेशन में महत्वपूर्ण है कि बच्चे का दृष्टिकोण डेवलप किया जाए, बच्चे में वो सब पैदा किया जाए कि जो वो बनना चाहता है उसके प्रति उसका कमिटमेंट हो, उसके प्रति उसके मन में जुनून हो, जिज्ञासा हो कि मैं ये बन के रहूंगा और मैं अपने काम को बेहतर करूंगा, और वही लोग ज्यादा बेहतर बनते हैं। हमारे बच्चों को जो जीवन परक चीजें हैं, जो जीवन उन्मुख चीजें हैं, वो एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, वो होनी चाहिए, मेरा ये कहने का अर्थ। सर मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ सर, कृपाल सिंह शीला उत्तराखंड से। हाँ बोलिए जी कृपाल सिंह। सबसे पहले तो जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके जो विचार हैं, व्याख्यान हैं, जो अच्छी बातें हैं हमको सीखने को मिल रही हैं। बहुत और धन्यवाद। उसके उपरांत मेरा प्रश्न है, मैं पिछले वर्ष जो है जी के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका हूँ। ओके। ये बाल अखबार नवाचार में। ओके। तो मेरा प्रश्न है सर, ये जैसे आपने अभी बात में कहा भी, व्यक्तित्व के उसमें भी कहा, और उसमें एक बात ये भी आई थी कि मतलब बच्चों की जिस दिशा में रुचि है उस दिशा में बच्चों को डाला जाए। हाँ। या उनको उस दिशा में जो है उनको सही गाइडलाइन दी जाए। लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे बच्चों की कला में है या म्यूजिक में है या स्पोर्ट्स में है या एग्रीकल्चर में है, इनमें यदि रुचि है तो हमारे यहाँ जो है इस तरीके के फील्ड्स होते नहीं है। और जो फील्ड्स हैं भी तो वो आपके 200-250 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर हैं, और उनमें भी स्थान सीमित होते हैं। और हमारे इधर जो पढ़ाई है वो एक बेसिक ट्रेंड पर चलती है, जो पहले आज से 40-50 साल पहले जो विषय थे वही विषय आज उन विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो मतलब बच्चे के लिए एक ये मजबूरी हो जाती है कि उसको जबरदस्ती के वही विषयों को लेके आगे बढ़ना होता है, फिर वो जो है अपने भविष्य उतना बेहतर नहीं बना पाता सर। तो इसके लिए क्या ऐसा हो? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है कि मतलब ये बच्चों के लिए जो जिनमें उनकी रुचि हो उन दिशाओं में उनको प्रेरित किया जाए, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे विद्यालय तो उपलब्ध है नहीं सर। कृपाल सिंह जी, आपकी बात निश्चित रूप से बिल्कुल सही और सटीक है और उचित आप बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की मजबूरी है या अभिभावक की मजबूरी है, शिक्षक की मजबूरी है कि वो बच्चों को सामान्य शिक्षा दें और सामान्य परवरिश दें, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे की रुचि किसी भी विषय में है, जैसे सपोज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सच्चा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ राजस्थान में लेबर कमिश्नर थे, उनका नाम है सत्यव्रत शर्मा। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पेंटिंग शुरू की। उन्होंने अपनी जो पेंटिंग है उसे यहाँ दिल्ली में कोई सेमिनार हुई थी, उसमें पेंटिंग रखी और उनकी करोड़ों रुपए की पेंटिंग बिक गई। रिटायरमेंट के बाद, मतलब पूरे रिटायरमेंट के समय तक उन्होंने अपनी उस कला को संजो के रखा। हो सकता है कि अपने बच्चों के लालन पालन में वो सब कुछ उन्हें मौका नहीं मिला हो, लेकिन जब उन्होंने उसे
रिटायरमेंट के बाद अपनी कलम उठाई, अपना ब्रश उठाया और उसे अपनी भावनाओं को, अपनी कला को जब प्रदर्शित किया, तो आज पैसा भी कमा रहे हैं, ख्याति भी कमा रहे हैं और संतुष्टि भी कमा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी बच्चे की रुचि किसी भी चीज में है, वो ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकता है। एक आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ कलाकार जो है वो सड़क किनारे रहते हैं और आपसे आते जाते कहते हैं, या आप कहीं जाते हो किसी मेले ठेले में जाते हो तो वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपका हम फोटो बना देंगे, 5 मिनट आप रुकिए, आपका फोटो बना के हाथों हाथ दे देते हैं। वो ज्यादा संतुष्ट जीवन जीता है अपेक्षाकृत उस क्लर्क के जो प्रतिदिन जब घर से निकलता है क्लरिकल काम करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, और रोज उसका मन उससे पूछता है कि तू क्या कर रहा है, और प्रतिदिन वो शाम तक खटता है और शाम को जब आता है तो बीवी पे खींचता है, बच्चों को पीटता है। अर्थात उसे अपने जीवन से संतुष्टि नहीं है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया भी निश्चित रूप से ऐसी होती है। और जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो एक विकृत समाज का निर्माण होता है, क्योंकि जिन बच्चों को बिना गुनाह के पीट रहा है, केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण वो कल अपने बच्चों को पीटेंगे। एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि जब बॉस जिस दिन किसी अपने अधिक उस जो सबॉर्डिनेट है उसे धमका देता है, तो वो आके अपनी बीवी को धमकाता है और बीवी अपने बच्चों को पीटती है। तो वो प्रक्रिया वहां से शुरू हुई, बॉस से, और कहाँ तक आई, बच्चों तक आई। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, जब हम कोई भी, आपने शिक्षक अगर आप हैं तो कुछ शिक्षक आपने देखे होंगे कि वो उनका मन शिक्षक बनने का नहीं था, वो आते हैं तो निश्चित रूप से वो जो कुछ करते हैं स्कूल में वो संतोषजनक नहीं है, न उनके लिए संतोषजनक है न समाज के लिए संतोषजनक। तो मैं कहता हूं कि कितने भी साधनों का अभाव है, कितना भी कुछ है, लेकिन मनुष्य को वो ही करना चाहिए जिससे उसे प्यार है। अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से परिपूर्णता तक जा सकता है, एक संतुष्ट और सफल जीवन जी सकता है। जहां तक आमदनी की बात है वो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन एक संतुष्ट जीवन तो निश्चित रूप से जी सकता है व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है। और जहां तक संसाधनों की बात है कृपाल जी, संसाधन, हमारा देश विकासशील देश है। जब आजाद हुआ था तो बहुत कम संसाधन थे। आज शिक्षा नीति भी बदली है, स्कूल भी बदले हैं, बहुत सारे साधन धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं, और अगर चाहा है तो राह मिलेगी, 100% मिलेगी। और अगर राह मिलेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की परिपूर्णता होगी, और व्यक्ति की परिपूर्णता होगी तो समाज के, देश के काम आएगी, मेरा ऐसा मानना है। संसाधनों को आधार बनाते हुए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, हम हार जाते हैं। किसी ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, कि जीवन में वही हारते हैं जो गिर के नहीं उठते, जो गिर के उठ जाते हैं वो निश्चित रूप से सफलता पाते हैं। तो संसाधनों की कमी तो है देश में, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और ये संदेश हम अरविंदो सोसाइटी की तरफ से वहां तक भी पहुंचा, सरकार तक भी पहुंचाने के प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी विचारों से बहुत मतलब समझ मिली, और बच्चों को एक दिशा देने में बहुत बड़ा आधार मिला। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया कृपाल जी। हाँ बोलिए। श्री कृष्ण यादव जी हैं। हाँ सर, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कृष्ण यादव जी हैं जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो बोलिए, क्या क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार कृष्ण जी। सर हम 22 साल हो गई हमारी सर्विस के लिए, उसके पहले हम शिशु मंदिर में भी काम करते थे। हाँ। तो हमें अच्छा खासा अनुभव है प्राइवेट और सरकारी दोनों का। हाँ। तो सर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये हो रही है, यहाँ पे सरकारी हमारी जो स्कूल है, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें समझ में आई अपनी 22 साल की सरकारी और 4-5 साल की प्राइवेट में। तो वहाँ पे हम कुछ काम करते थे, तो जैसे आप हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस प्रकार प्राइवेट में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन यहाँ पे सर हम कुछ कहते हैं जो हमारे उच्च जाति के हैं, उच्च पद के हैं, जो हमसे वरिष्ठ हैं, वे सर जलन चढ़ के मारे ये मान लो कुछ करने नहीं देते सर, जहाँ देखो वहीं पे परेशान कर देते हैं, कुछ न कुछ हमें सफल भी हो जाते हैं इस काम में। इसमें हम सर, अब तो आपने हमारे लिए मौका दिया तो हमारे लिए हम बहुत, हमें आपसे लाभ है, वो हम बहुत आगे बढ़ भी गए हैं। लेकिन आज तक हम 22 साल से फैल गए थे।
बताइए क्या करें, बताइए कैसे काम करें। कृष्ण ना वो यादव काम जी, कहते हो ना वो काम कहते हो ना काम करने देते हैं छोटों को। कृष्ण यादव जी, आपने कभी चींटी को देखा है? तो सर देखा है, नन्ही सी चींटी दीवार पे चढ़ती है, 100 बार कई बार गिरती है, फिर है। चढ़ती है, फिर गिरती है, और फिर एक दिन दीवार पे चढ़ जाती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो मैं ओशो से आप परिचित हैं रजनीश, तो उनकी एक कहावत है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। रजनीश का ये कहना है कि जब आप प्रगति के पथ पे बढ़ते हैं, आप उन्नति के पथ पे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो आपके नजदीक लोग होते हैं, जो बहुत नजदीक होते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, आपसे बैर भाव रखते हैं। जब उनसे नहीं हो पाता है तो फिर वो पड़ोसियों को कहते हैं कि यार ये आदमी आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग खींचो, कुछ करो, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन पड़ोसी क्यों करें, क्योंकि पड़ोसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने। तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर अब तू ही कर, मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, पड़ोसियों से भी नहीं हुआ, हे ईश्वर अब तू ही कुछ करे इसका कि आगे ना बढ़ सके। लेकिन ईश्वर का भी कुछ बुरा नहीं किया है कृष्ण जी आपने, तो ईश्वर भी क्यों बुरा करेगा। तो एक दिन आप सक्सेस हो जाते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। उमंग निकल जाएगी फिर कहाँ सक्सेस हो पाए। एक मिनट बात पूरी होने दो। और जब आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हो तो वही लोग जो आपसे जलते थे, आपके पड़ोसी, आपके नजदीकी, वो सब आपको सलाम करने लगते हैं। ले मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य अगर पवित्र है, आपका लक्ष्य अगर अच्छा है, तो आप ईश्वर दृष्टा के भाव से ईश्वर पे छोड़ दो कि मैं मेहनत करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, और रिजल्ट की चिंता मत करो। कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा है वो भाव ले आओ कि मैं मेहनत करूंगा, प्रतिदिन ईमानदारी से मेहनत करूंगा। एक दिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वही लोग जो आपको नीचे डालने की कोशिश करते हैं, वही आपको सलाम मारेंगे, वही आपका सम्मान करेंगे। लेकिन हार नहीं माननी है, क्योंकि हार अगर मान गए, नहीं उठे ना गिरने के बाद, तो फिर तो हार निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया है। और मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना। और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं जो कुछ बताने का प्रयास करता हूं उसे आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे, और आपका जीवन इस देश के जीवन को बेहतर करेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं शिक्षकों से। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। कल प्रतिदिन जैसा कि हम 10 बजे सेशन करते हैं, तो जो नए लोग आज कुछ जुड़े हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन हम 10 बजे, संडे को छोड़ के प्रतिदिन हम 10 बजे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जो ऐसे भी विचार हमारे पास हैं उन्हें लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो कल भी हम 10 बजे आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।